हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर विद श्रीश। और आज के इस टॉपिक के बारे में जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली मैच द कॉलम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। इट विल बी अ टू पार्ट वीडियो। पार्ट वन आज अपलोड हो रहा है जिसमें टाइप वन और टाइप टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में बात करी जाएगी, और पार्ट टू में पार्ट थ्री और टाइप फोर हाइपर सेंसिटिविटी के रिएक्शंस के बारे में बात की जाएगी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ में साथ जो है आपके कंसेप्ट डेवलपिंग पॉइंट से भी इम्पोर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की कंसेप्ट क्लास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पार्ट वन। आज हम बात करेंगे दो टाइप्स के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में, नेमली टाइप वन एंड टाइप टू। एक ओवरव्यू भी दे रखे हैं आपको, ठीक है। एक ओवरव्यू हर रिएक्शन का आपको दे रखा है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आएगा। स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, देखिए सबसे पहले एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि कितने तरह की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो चार तरह के आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस यहाँ देखने को मिलेंगी। पहली आपको देखने को मिलेगी टाइप वन, जिसको हम एलर्जी या एट्रोफी भी कहते हैं, एटोपी सॉरी, एलर्जी एंड एटोपी, नॉट एट्रोफी, एटोपी, आई एम सॉरी फॉर दैट। टाइप वन होती है एलर्जी या एटोपी। टाइप टू होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप थ्री होती है इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, और टाइप फोर होती है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। सबसे पहले इसमें इम्यून मॉड्यूलेटर्स कौन होते हैं? जैसे टाइप वन में आईजीई है, टाइप टू में आईजीजी और आईजीएम है, टाइप थ्री में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है, और टाइप फोर में जो टी सेल्स है। एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी कि ये तीनों तो आपकी एक तरह से एंटीबॉडी रिलेटेड हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट है, लेकिन जो ये है ये एंटीबॉडी डिपेंडेंट नहीं है, ये टी सेल डिपेंडेंट है, ठीक है। इसको पढ़ लेते हैं हल्का सा, मैकेनिज्म और टिपिकल मैनिफेस्टेशंस इसके पढ़ लेते हैं। जैसे कि एंटीजन इंड्यूसेस क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई। आईजीई एक एंटीबॉडी है, ठीक है, बाउंड टू मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स एक तरह के सेल्स होते हैं जो कि आपके इन्फ्लेमेशन वगैरह में और एलर्जी वगैरह में हिस्टामिन नाम का एक मॉलिक्यूल सिक्रेट करते हैं, ठीक है। एंड बेसोफिल्स विद द रिलीज ऑफ वैसो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ओके। जो आपकी टाइप टू है वो है एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन। यहाँ पे सेल सरफेस एंटीजन की बात हो रही है, ये देखिए, ये एंटीबॉडी डायरेक्टेड सेल सरफेस एंटीजन वाया कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और एडीसीसी। वाया कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक तरह का सिस्टम होता है जो आपके इनेट और एडाप्टिव दोनों ही सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है। एक लेक्चर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पे भी आएगा जल्दी ही। और ये एडीसीसी होता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी। एम आई राइट? आगे बढ़ते हैं, सोच के बताइएगा। उसके बाद आता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिटेड इन द वेरियस टिश्यू इंड्यूस कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन, जैसे कि यहाँ पे भी हुआ था, एंड इंश्योरिंग इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय मैसिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स। देखिए यहाँ पे मास्ट सेल्स काम आ रहे थे, यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स काम आ रहे हैं। थोड़े थोड़े बारीक बारीक फर्क को समझने की कोशिश करिए, आपका फायदा होगा। ये था आपका टाइप थ्री। टाइप फोर में आता है सेंसिटाइज्ड टी सेल्स, TH1 and TH2 cells release cytokines that activate macrophages or T cells which mediate direct cellular damage। देखिए यहाँ मास्ट सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ जो है एडीसीसी का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है आपके न्यूट्रोफिल्स का टाइप थ्री में, टाइप फोर में आपके टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट, और या TH1 TH2 या टीसी सेल्स, ठीक है। अब इसके टिपिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है? सिस्टमेटिक एनाफिलेक्सिस है, लोकलाइज्ड एनाफिलेक्सिस है, हे फीवर है, एस्मा है, हाइव्स है, फूड एलर्जी और एक्जामा है। इसके क्या है? इंक्लूड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटियालिस रिएक्शन एंड ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया। इसके क्या है? इंड्यूसेस लोकल
Arnest reaction, generalized reactions such as serum sickness, necrotic vasculitis, glomerulonephritis, rheumatoid arthritis, and systemic lupus erythematosus. और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ट्यूबिकुलर लीजन्स एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, अगर आप इस टेबल को भी पढ़ के चले जाते हैं, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, इस टेबल को भी पढ़ के चले जाते हैं तो आपके 2-3 सवाल तो बन जाएंगे CSIR में, गेट पे, ICMR में, DBT में, केवल इस टेबल को पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, ये मैं इंपॉर्टेंट टेबल्स की लिस्ट में भी आपको आगे जो सीरीज आएगी उसमें भी आपको दिखाऊंगा, और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। टाइप 1 में कौन कौन से एलर्जीज होती है, कौन कौन से फूड होती है, जैसे किसी को नट से हो जाती है, किसी को मिल्क से हो जाती है, किसी को व्हीट से भी हो जाती है। ठीक है, ग्लूटेन, व्हीट में ग्लूटेन पाया जाता है, उससे भी एलर्जी हो जाती है। उसके बाद पेनिसिलिन सल्फामाइड्स, लोकल एनेस्थेटिक्स और सैलिसाइड से भी एलर्जी हो जाती है। आपने देखा होगा जब भी आपका ऑपरेशन हो रहा होता है तो आपको एक पेनिसिलिन का एक छोटा सा डोज दिया जाता है ना, वहां पे डॉक्टर या जो सर्जन होता है वो यहाँ पे लगाता है और यहाँ पे देखता है कि इन्फ्लेमेशन वगैरह तो नहीं हो रहा है, नॉर्मल तो है ना, ताकि आपको पेनिसिलिन दी जाए कि ना दी जाए, वो आपका एक सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। उसके बाद ये जितने भी चीजें हैं, वैक्सीन से हो सकता है, लेटेक्स से हो सकता है, एनिमल हेयर एंड डेंगर से हो सकता है, इंसेक्ट प्रोडक्ट से हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजों से आपको टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 50-60% आने के चांसेस है इसके। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी बी सेल है, ये आपकी TH2 सेल्स है। ठीक है, जनरल मैकेनिज्म अंडरलाइंग एंड इमीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये देखिए, ये आपका एलर्जन है जो यहाँ पे ग्रीन कलर के स्टार से दिखा रखा है। एक्सपोजर टू एन एलर्जन एक्टिवेट्स TH2 सेल्स, कौन सी सेल्स? TH2 सेल्स that stimulate the B cells, ये स्टिमुलेट करती हैं B cells को, forming the IgE secreting plasma cells। ठीक है, उसके बाद the secreted IgE molecules bind to specific IgE Fc receptors on the mast cells and blood basophil cells। ठीक है, इसने वो किया, ये मास्ट सेल्स पे जाके बाइंड किया FCE या फिर बेसोफिल सेल्स। Many molecules of IgE with various specifications can bind to FcR1 region. Second exposure to the allergen leads to cross-linking of the bound IgE, triggering the release of pharmacologically active mediators, vasoactive amines from mast cells and basophils. The mediators can cause smooth muscle contraction, increased vascular permeability, and vasodilation. पहली बार एलर्जन आया, ठीक है, एलर्जन आया, बी सेल ने टी सेल को सिग्नल दिया, टी सेल ने वापस बी सेल को सिग्नल दिया, मेमोरी सेल्स बन गई, प्लाज्मा सेल्स ने आईजीई सेल सिक्रीट कर, आईजी एंटीबॉडी सिक्रीट कर दी, एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स पे जाके बाइंड कर गई। सेकेंड एलर्जन आया, अब यहाँ से वैसोएक्टिव अमीन्स स्टार्ट कर दिया कि स्मूथ मसल सेल, स्मॉल ब्लड वेसल सेल, म्यूकस ग्लैंड, ब्लड प्लेटलेट, सेंसरी नर्व एंडिंग्स और साइनोफिल्स। हिस्टामिन, हेपेरिन, प्रोटीएजेस, ये सब रिलीज होते हैं। क्या क्या करवा सकते हैं? स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी करा सकते हैं और वैसोडाइलेशन करा सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एक जनरल मैकेनिज्म हो गया। आगे चलते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब ये क्या है कि स्कीमेटिक डायग्राम्स है हाई एफिनिटी FC एप्सिलॉन R1 रिसेप्टर का, ठीक है, एंड लो एफिनिटी FC एप्सिलॉन R2 रिसेप्टर का, दैट बाइंड्स द FC रीजन ऑफ द IgE। अब देखिए, वैसे तो ये बहुत डिटेल हो जाएगा, बट फिर भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि FCER1 हाई एफिनिटी है, FCER2 लो एफिनिटी है, और FCER2 को ही CD23 भी कहते हैं। ठीक है,
अल्फा चेन होती है इसमें एक, दैट बाइंड्स आईजीई, बीटा चेन होती है दैट पार्टिसिपेट्स इन सिग्नलिंग, 2 डाइसल्फाइड ब्रांचेस होते हैं, एंड गामा चेन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल ट्रांसडक्शन. Alpha chain, beta chain, and gamma chain are the most important part of the signal transduction. The beta and the gamma chains contain the cytoplasmic ITAM. Beta and the gamma chains, ITAM, a motif that is also present in the Ig alpha, Ig beta. Okay, heterodimer of the B cell receptor and the T cell receptor complex. Okay, the single FC epsilon R2 is unusual because it's a type 2 transmembrane protein. It's a type 2 transmembrane protein oriented in the membrane with its NH2 terminal directed towards the cell interior and COH directed towards the extracellular space. ठीक है, याद रखेंगे एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सी सेक्शन में या बी सेक्शन में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई एफिनिटी आईजीई रिसेप्टर, लो एफिनिटी आईजीई रिसेप्टर, या फिर स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट इस तरह की पूछ लेगा. एफसी एप्सिलॉन R1 हाई एफिनिटी है, लो एफिनिटी है, FcR2 हाई एफिनिटी है, लो एफिनिटी है, FcR2 रिसेप्टर को CD23 भी कहते हैं. आने के चांसेस हैं इससे. ठीक है, ओके. उसके बाद मॉलिक्यूलर इनसाइट्स में ये सिग्नलिंग का पार्ट आ जाता है, इसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको. देखिए, by cross-linking the FCE receptor, IgE initiates the signal that leads to the mast cell degranulation, cytokine expression, and the leukotriene and prostaglandin generation. ये देखिए, डिग्रेनुलेशन आ रहा है, साइटोकाइन का एक्सप्रेशन आ रहा है, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का भी जो है रिलीज हो रहा है. ठीक है, the signaling cascade is initiated by the FcR1 similar to those initiated by the antigen receptor. The figure illustrates only a few players. हाँ, वो हकीकत की बात है कि ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, सिग्नलिंग नेटवर्क. Briefly, cross-linking of the FcR1 activates tyrosine kinases, including the lin kinase, LYN, which phosphorylate adapter molecules, which organize signaling response that lead to the activation of multiple kinases, including protein kinase C and various mitogen activated protein kinase MAPKs. ठीक है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, लिन का एक्टिवेशन हुआ, प्रोटीन काइनेज सी और MAPK काइनेज एक्टिवेट हुए. दिस इन टर्न एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NF kappa beta that regulate cytokine production. They also activate lipases, including phospholipase D, which regulates the deregulation of phospholipase A, which regulates the metabolism of leukotriene and prostaglandin precursor arachidonic acid. इसको प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट PDF करिएगा, मैं आपको इसके नोट्स दे दूंगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है. जैसे इसमें पता जा रहा है कि ल्यूकोट्राइन और प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रिकर्सर है एराकिडोनिक एसिड, जो कि कौन रेगुलेट करता है, फॉस्फोलाइपेज है. ठीक है, और फॉस्फोलाइपेज डी का भी रोल है. तो एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो बन रहा है. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, कौन सा आईजी के साथ वो है, टायरोसिन काइनेज. देखिए, इनिशिएटेड बाय टायरोसिन काइनेसिस, पता होना चाहिए, याद होना चाहिए. ओके, आगे चलते हैं. ओके, अब आते हैं टाइप 2 रिएक्शंस पर. ठीक है, ये देखिए, मैंने जो टाइप 2 का ओवरव्यू बताया था वही है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है. ये देखिए, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड टाइप साइटोटॉक्सिसिटी ADCC, in which cytotoxic cells bearing the FC receptor bind to the FC region of the antibodies. ठीक है, FC region कौन सा होता है, तो टेल में पाया जाता है, राइट. या फिर AB तो ऊपर पाया जाता है, वाई शेप का मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी का. FC जो टेल में पाया जाता है and promote killing of cells. Finally, antibody is bound to the foreign cell that can also serve as opsonin, enabling phagocytic cells with FC3 or C3b receptor to bind and phagocytize the antibody coated cell. ठीक है, certain autoimmune disease involving
एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन इज टाइप 2। ठीक है, ये आपको आगे के चैप्टर्स में देखने को मिलेगा। ओके, हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एंटीबॉडी तो क्लास टाइप 1 में भी हो रही थी, एंटीबॉडी टाइप 2 में भी हो रहा है, लेकिन इसमें है antibody classes are involved, heavy chains of the immunoglobulins are involved other than IgE। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें IgE का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, hemolytic of the newborn is caused by type 2 reactions। ठीक है, ये बात ध्यान से रखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। RH negative mother fertilized by a RH positive father is in danger of developing a response to the RH antigen and rejecting the RH plus fetus. During pregnancy, fetal red blood cells are separated from the mother circulation by a layer of cells in the placenta called as the trophoblast. During her pregnancy, the RH positive fetus and RH negative are usually not exposed to. However, at the time of delivery, separation of the placenta can cause the problem। अब देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि RH नेगेटिव मदर होनी चाहिए, RH पॉजिटिव फादर होना चाहिए। उन्हीं का बेबी अगर RH पॉजिटिव है तो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में, नॉट दैट बेबी बट सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में उसको वो झेलना पड़ सकता है। जो बेबी है, जो फीटस, डेवलपिंग फीटस है, उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस झेलना पड़ सकता है। तो क्या है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपका क्या हुआ, ये था डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस विदाउट रोगम। रोगम एक तरह का, बताता हूं आपको क्या है। तो आरबीसी विद आरएच एंटीजन, ठीक है, ये मदर की प्लेसेंटा के साथ है, डिलीवरी हुई, आरएच स्पेसिफिक पी बॉडी बी सेल बनी, उसने प्लाज्मा सेल्स और एंटी आरएच आईजीएम बना दिया। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ, ये मेमोरी सेल्स में ये आरएच एंटीजन था, लेकिन बेबी के अंदर नहीं था। तो उसने इस आरएच एंटीजन ने एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दिया, और आईजीजी एंटी आरएच एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड अटैक्स द फीटल आरबीसी कॉजिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। प्रिवेंशन क्या है, आप एक रोगम लगा देते हैं, दैट प्रिवेंट्स बी सेल एक्टिवेशन एंड मेमोरी सेल फॉर्मेशन। इसको और ध्यान से समझते हैं। Destruction of Rh positive red blood cells during erythroblastosis fetalis of the newborn. Development of erythroblastosis, hemolytic disease of the newborn, is caused when the Rh negative mother carries the Rh positive fetus. Effect of the treatment is anti-Rh antibody or ROCA, that is shown in the right. बात को फिर से समझते हैं। मदर RH नेगेटिव है, फादर RH पॉजिटिव है, बेबी RH पॉजिटिव है, ठीक है। अब मदर के पास क्या नहीं है, पहले ये बताइए। RH एंटीजन नहीं है, जो चीज नहीं है उसके अगेंस्ट क्या बनाती है बॉडीज, एंटीबॉडीज बनाती है, इम्यून रिस्पॉन्स देती है। बेबी के पास तो है। क्या हुआ कि जब डिलीवरी हो गई तो जो मदर ने RH, क्योंकि मदर के अंदर तो थोड़ा सा गया, ये था RH एंटीजन, RH पॉजिटिव एंटीजन, इसके अगेंस्ट मदर ने बना दिया IgM बॉडीज, ठीक है। अब ये उसके बॉडी में सर्कुलेट करने लगी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके पास हो गया, मेमोरी सेल्स बन गई, सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान आप किसके अगेंस्ट है, किसके अगेंस्ट आपके पास एंटीबॉडी है, RH पॉजिटिव के अगेंस्ट है। तो अगर बेबी RH पॉजिटिव होता है तो वो उन एंटीबॉडीज को इम्यून सेल्स फंक्शन करेंगी और सेकेंड प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस या डेथ भी हो सकती है बेबी की। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक रोगम नाम का एक मॉलिक्यूल है, ड्रग है, जो हम ट्रीट कर देते हैं। इससे क्या होता है, बी सेल का एक्टिवेशन प्रिवेंट हो जाता है और मेमोरी सेल
ने किसी भी तरह का कोई वो नहीं होगा। तो इस तरह से हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत। ओके, आगे चलते हैं। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड रियली लाइक टू मेक एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगला कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है मुझसे। दूसरी बात ये है कि आपको कंटेंट समझ में आ रहा है, पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, प्लीज कमेंट करिए कि आपको क्या पढ़ना है और आपको इनफैक्ट पसंद आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस खत्म होता है, पार्ट 1 ऑफ द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। मैंने सोचा था इसे एक ही पार्ट में खत्म करूंगा, बट एक्सप्लेनेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। okay? एक्सप्लेनेशन करना भी जरूरी है। जैसे कि हम लास्ट पार्ट में पूछ रहे थे आपसे स्लाइड्स में कि आपको अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, आपको क्या पसंद भी आ रहा है कि नहीं, तो वो सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एज अ यूट्यूबर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरी ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, ताकि मैं उस हिसाब से काम कर सकूं। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रहा हो, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। पीडीएफ फॉर नोट्स और हैप्पी लर्निंग वन सेकेंड। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। ठीक है, जिसमें हम टाइप 3 और टाइप 4 की हाइपरसेंसिटिविटी के बारे में आपको बताएंगे। ओके, टिल देन टेक केयर।